जय भीम साथियों। मैं संतोष कुमार जाटव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी उत्तर प्रदेश, आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर चर्चा करना चाहता हूँ। ईडब्ल्यूएस आरक्षण अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाने वाला आरक्षण, आर्थिक रूप से जो गरीब वर्ग हैं उनको दिया जाने वाला आरक्षण। इस आरक्षण के चार महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, आधार, कि इस आरक्षण को दिया जाने वाला आधार क्या माना गया है। नंबर 2, इसकी वैधानिकता, कि ये संवैधानिक है अथवा नहीं। नंबर 3, पक्ष और विपक्ष, इसके पक्ष में कौन थे, इसके विपक्ष में कौन थे। और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल एरर या मिस्टेक क्या है इसमें। तो सबसे पहला है कि इसका आधार क्या रखा गया। इसका आधार रखा गया गरीबी। इसका आधार खाली गरीबी नहीं रखा गया, नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लेकिन इसका जो आधार है वो खाली गरीबी नहीं है, सिर्फ गरीबी नहीं है। उसमें क्या जोड़ दिया गया है, गरीबी प्लस नॉन SC ST OBC, यानी कि SC ST OBC को जो आरक्षण दिया जा रहा है उन लोगों को छोड़कर, यानी कि ये भी तो एक फिर कौन लोग बचा इसके अलावा हमारे देश में, अपर कास्ट जनरल क्लास के लोग बचे। तो ये गरीबी और जाति दोनों के आधार पर आरक्षण हो गया, ना कि खाली गरीबी के आधार पर। और गरीबी में भी बड़ी विचित्र बात क्या है, किन लोगों को गरीब माना गया इस आरक्षण के तहत, जिनकी सैलरी आय 8 लाख प्रति वर्ष यानी कि 66,666 रुपया पर मंथ है, उनको गरीब माना गया है। जबकि भारत में जो गरीबी की रेखा है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो है जो लोग $3 पर डे से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते या कमा नहीं सकते, यानी कि अधिकतम जिन लोगों की आय या खर्चा 8,100 रुपया प्रति महीना है, उन लोगों को गरीब माना गया है। आरक्षण देने के लिए गरीबी की रेखा कुछ और भारत में जो गरीब लोग माने गए कि कौन गरीब है, उनकी रेखा कुछ और। तो असली भेदभाव तो यही हो गया इस आरक्षण को देने का। नंबर 2, ये आरक्षण वैधानिक है या नहीं, संवैधानिक है अथवा असंवैधानिक। इसके पक्ष और विपक्ष में तमाम तर्क हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको असंवैधानिक मानता हूं। क्यों? नंबर 1, पहली बात तो ये कि हमारे देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान था ही नहीं। नंबर 2, ये 100% गरीबी के आधार पर नहीं दिया गया है। इसमें ये दिया गया है, गरीबी का आधार रखा गया प्लस जनरल कास्ट को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% गरीबी के आधार पर है। नंबर 3, गरीबी एक ऐसा शब्द है जो हर वर्ग, हर जाति और धर्म में पाया जाता है। तो ये आरक्षण हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि गरीबी हर जाति, धर्म और वर्ग में है। लेकिन जाति हर जाति में नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति गरीब है, मान लो वो मेहनत करके अमीर हो सकता है, और अमीर व्यक्ति यदि काम करना बंद कर दे, घर पर बैठ जाए, तो फिर से गरीब हो सकता है। तो अमीर और गरीबी ट्रांसफरेबल है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मान लो वो ब्राह्मण है, वो जाटव नहीं हो सकता, और जो जाटव है वो यादव नहीं हो सकता। यानी कि जो जातियां हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। इसीलिए इनकी जो रेखा है, जाति की जो रेखा, वो फिक्स है, उससे आप बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन अमीरी और गरीबी की रेखा फिक्स नहीं है। सभी जाति धर्म में अमीर और गरीब लोग होते हैं, लेकिन हर जाति के अंदर कोई दूसरी जाति नहीं हो सकती है। नंबर 4, दुनिया के किसी भी देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसीलिए और सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि आरक्षण की लिमिट 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इन 5 आधारों पर मैं मानता हूं कि ये जो आरक्षण है वो असंवैधानिक है। नंबर 3, अब आप आते हैं हम इसके पक्ष और विपक्ष पर।
कि कौन लोग इसके पक्ष में थे और कौन लोग विपक्ष में। इस पर जाने से पहले ये देखिए कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब इस बिल को पेश किया गया पार्लियामेंट में तो किसने पेश किया? श्री थावरचंद गहलोत जी ने। कौन थे वो? सामाजिक न्याय मंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री। कौन थे? दलित। और इस बिल का सबसे पहले अनुमोदन किसने किया? श्री रामविलास पासवान जी ने। कौन थे वो? वो भी दलित। और इस बिल पर अपनी अंतिम मोहर लगा करके जिन्होंने इसे कानून का रूप दिया, श्री रामनाथ कोविंद जी, तत्कालीन राष्ट्रपति, वो भी कौन थे? दलित। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आरक्षण को देने की पहल सबसे पहले किसने की? हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने। उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम पहली पार्टी होंगे जो सबसे पहले गरीब सवर्णों को आरक्षण देंगे, या कोई पार्टी ऐसा कोई बिल लाती है तो हम सबसे पहली पार्टी होंगे जो इसका समर्थन करेंगे। वो कौन थी? दलित। तो जब दलितों ने इसकी पहल की, दलितों ने इसको पेश किया, दलितों ने इसका अनुमोदन किया और दलित ने इस पर मोहर लगा करके इसको कानून बना दिया, तो फिर बाकी समाज के लोगों के इसके पक्ष और विपक्ष अथवा समर्थन और विरोध में होने का कोई मतलब रह नहीं जाता। नंबर 4, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल एरर, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें क्या है कि हमको 10% EWS आरक्षण दिया गया है। ये 10% किसका 10% है? हम किस में से 10% दे रहे हैं? ये 10% आरक्षण दिया गया है 100% में से, जबकि हमारे देश में 50% आरक्षण तो ऑलरेडी SC, ST, OBC को दिया हुआ है। अब हम कोई भी आरक्षण देंगे तो जो बचा हुआ रेस्ट 50% है, रेस्ट 50%, बाकी 50% में से ही हम 10% EWS को आरक्षण दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली, 100 सीटें हैं वहां पर, 100 सीटों में से 50 सीटें तो SC, ST, OBC के लिए निर्धारित हो गई और 10 हो गई EWS के लिए। तो ये आरक्षण इस 100 सीटों में से दिया गया है, जबकि दिया जाना चाहिए था बाकी 50 में से। यदि 50 में से ये आरक्षण दिया जाता तो ये EWS जो आरक्षण 10% बैठता है, ये 5% ही होता। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो EWS आरक्षण 10% है, ये 100 का तो 10% है, लेकिन बचे हुए 50% का ये 20% बैठ जाता है। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? SC, ST, OBC का। कहने का मतलब यह है कि जो 10% EWS आरक्षण है, ये 100 सीटों में से नहीं, 100 में से नहीं दिया जाना था, बल्कि बचे हुए 50 में से दिया जाना था, बचे हुए 50% में से। तो ये 5% बैठता, लेकिन उसका 10% दे करके इन्होंने 5% आरक्षण SC, ST, OBC का इससे हनन हो गया है। इसी को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। यदि आप इससे सहमत हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।